Hello everyone, this is CA Keval Mota and today's topic of discussion is documentation and e-way bill. ठीक है, rather it can be said as documentation, e-way bill, e-invoice and QR code. मतलब इतनी सारी चीजें अभी आ चुकी हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है आज। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं, एकदम आराम से। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, क्यों ये प्रोविजन आया वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, एंड सारा का सारा चीज समरी फॉर्म में भी हम पढ़ने वाले हैं, एंड जहां जहां पर भी आपको लॉजिक्स चाहिए, जिधर जिधर भी लॉ का इंटेंट चाहिए होगा, वो सब जगह पर आई विल बी एक्सप्लेन यू द इंटेंशन ऑफ लॉ। ओके, एंड along विद दैट वी आर गोइंग टू सी फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, वो आप लोग नोटबुक में कॉपी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आप चार्ट बुक ओपन कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड ई वे बिल। ओके, लेट अस बिगिन द डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि कोई ट्रांजैक्शन को कैप्चर करना है ऑन पेपर, दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कुछ पैसा दिया, सो व्हाट इज द प्रूफ कि मैंने आपको पैसा दिया। द प्रूफ कैन ओनली बी व्हेन देयर इज सम डॉक्यूमेंट, यस और नो। So similarly, to track each and every transaction happened in the GST regime, there are some specified documents which are to be issued by supplier. ठीक है, हर उस सप्लायर को या तो फिर जो पर्सन अगर एडवांस रिसीव कर रहा है उसको वो कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू करने पड़ते हैं, विच इज अ वैलिड प्रूफ कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यस और नो। ओके, so now let us understand what are the documents prescribed. The documents prescribed are written in section number 31 of CGST Act. Section number 31 of CGST Act. ओके, उसके साथ साथ कुछ रूल्स हैं, रूल नंबर 46, 47, 48, 49, 50, 51, ऐसे लाइन में रूल्स हैं। अभी उस रूल्स में मेन चीज क्या लिखी है मालूम है आपको? कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कंटेंट्स। कंटेंट तो क्या एकदम नॉर्मल है, नाम, जीएसटी नंबर, एड्रेस, टैक्स अमाउंट, टैक्स रेट, वॉट एवर इट इज। ठीक है, वो सब में हमको डिस्कशन नहीं करना। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज मेंशन्ड, दैट इज टैक्स इनवॉइस। एज द नेम क्लियरली स्पेसिफाइज, टैक्स इनवॉइस मतलब ऐसा इनवॉइस जिसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज किया है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, सो हियर व्हाट इट इज रिटन, issued by a taxable person making taxable supplies of goods or services। मतलब अगर आप taxable supply of goods और services करते हैं, then then only you issue tax invoice। समझ में आ रही है बात? सो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपको कि आप अगर exempt सप्लाई करते हैं, exempt सप्लाई, सो विल यू इशू अ टैक्स इनवॉइस, यस और नो? सोच समझ के आंसर देना। अगर आप exempt सप्लाईज करोगे तो क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे? आंसर इज नो। ऑब्वियसली देयर शुड बी अ सम डिफरेंट डॉक्यूमेंट। दैट डिफरेंट डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू लर्न इन मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, दैट इज बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको अब बताऊंगा मैं आगे। अब टैक्स इनवॉइस पर क्या कंटेंट होना चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। एंड दिस कंटेंट्स वुड बी सेम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। जैसे क्रेडिट नोट हो गया, उसमें भी लगभग लगभग सेम ही कंटेंट्स है। डेबिट नोट, रिफंड वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट कॉमन कंटेंट्स है। ओके, सो टैक्स इनवॉइस का जो कंटेंट्स है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, उसको कट शॉर्ट करते करते डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उन सब का कंटेंट्स बनता है। सो वी विल सी द कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। व्हाट आर दे? नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। मतलब नाम सप्लायर का, एड्रेस भी सप्लायर का, रिसिपिएंट का, दोनों का नाम भी दोनों का, जीएसटी नंबर दोनों का। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। कंजिकेटिव सीरियल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंजिकेटिव सीरियल नंबर मतलब कि लाइन से सीरियल ही होना चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ, एंड ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। शायद आपने इसके पहले इसके ऊपर इतना एनालिसिस तो नहीं किया होगा। अब कंजिकेटिव सीरियल नंबर क्या है, सुनना। अब आगे वहां पर क्या लिखा है आप लोग चार्ट बुक में देखो, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर भी लिखा है, एंड देन बाद में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर वाइज भी ठीक से होना चाहिए, ऐसा भी लिखा हुआ है। ओके, चलो देखते हैं। कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना इजी कंसेप्ट आप व्हाइट बोर्ड पे क्यों सिखा रहे हो? सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 4 सही है, लेकिन 1 2 3 4 जो सीरियल नंबर है उसका एक स्पेसिफिक सीरीज भी होना चाहिए। ठीक है, सीरीज भी होना चाहिए, एंड दैट शुड बी फाइनेंशियल ईयर वाइज ब्रेक डाउन। मतलब सीरीज यूनिक होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर वाइज होना चाहिए, एंड सीरियली नंबर्ड होना चाहिए।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ, आपने अगर इनवॉइस ऐसे बनाया, फॉर एग्जाम्पल 2021, ओके, 2021 डैश, अगर आप फिक्स्ड एसेट भी सेल करते हो तो आप लोग का सीरीज अलग है, 01। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका सीरीज अगर समझो ऐसा कुछ है, अगर आपका सीरीज है 2021 स्लैश नॉर्मल SAL स्लैश 01। सो दीज आर टू डिफरेंट सीरीज। अब इन सीरीज में सीरियल नंबर सेम होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय 2021 ऑब्लिक FA ऑब्लिक 02। अगर फिक्स एसेट का दोबारा सेल होता है तो इट शुड बी 02। ओके, अगर नॉर्मली समझो कि अभी मैंने नॉर्मल गुड्स बेचा तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी लाइक दिस 2021 ऑब्लिक SAL ऑब्लिक 03, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक सीरीज का लाइन में होना चाहिए। दिस इज द रूल, रूल नंबर 46। ओके, रूल 46 में ये सारी बातें लिखी हुई है। इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ, खाली वहां पर एक वर्ड लिखा है, उसको इंटरप्रिट कैसे करना है, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग। ओके, आपने कई बार पढ़ा होगा ये प्रोविजन, लेकिन इतना ध्यान से आपने शायद ही नहीं पढ़ा होगा। ओके, आई मीन शायद ही पढ़ा होगा। 2021 FA01, तो FA का जो भी सीरीज है वो लाइन में होना चाहिए। सो पर्टिकुलर सीरीज शुड बी इन लाइन एंड शुड बी फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अभी अगर मैं SAL करता हूँ, मतलब नॉर्मली सेल है, तो 03 है यहाँ पर, तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। ओके, अगर SAL इज माई न्यू सीरीज, सो माई न्यू सीरीज शुड बी इन डिफरेंट सीरियल नंबर SAL 01, तो यहाँ पर फिर लाइन से 02 03 ऐसा में करना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? एंड साल चेंज होने के बाद आपको यहाँ पर 21 22 कर देना है, नॉर्मल है वो चीज़, तो आप लोग को मालूम है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनवॉइस नंबर शुड नॉट एक्सीड 16 डिजिट कैरेक्टर। 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को अगर मिला भी दें हम, ठीक है ना, तो भी आपका 16 के ऊपर नहीं होना चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शायद ही आप लोग को पता होगा, या मतलब 99% लोगों को नहीं पता होगा, बैकवर्ड स्लैश इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं होना चाहिए, 2021 डैश ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस ओनली। आप लोग ना पोर्टल पे अगर सच्ची में आपने काम किया है, या आपका कोई फ्रेंड काम कर रहा है, तो आप उसको पूछो क्या GST पोर्टल ऐसे इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है, उसका आंसर होगा नहीं करता। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज अ टेक्निकलिटी विच विच इज लर्नड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, है ना। चलो आ जाओ अभी व्हाइट बोर्ड पर, सॉरी चार्ट पर, अपना डिस्कशन हो चुका हो। ओके, डेट होनी चाहिए उसके ऊपर, इनवॉइस डेट। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रजिस्टर्ड, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, ओके, टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड इफ वैल्यू इज लेस देन ₹50,000। मतलब अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए क्योंकि मुझे रीइंबर्समेंट क्लेम करना है मेरी कंपनी से, ऐसा ही होता है ना, आप लोग बोगस रीइंबर्समेंट क्लेम करते हो। ओके, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, इनवॉइस मांगोगे। सो अगर आप मांगते हो, दैट इज यू आर अनरजिस्टर्ड, इफ यू आस्क फॉर टैक्स इनवॉइस देन ओनली इट इज बाउंड टू बी गिवन इफ यू आर अनरजिस्टर्ड एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹50,000, कंटेनिंग नेम एड्रेस स्टेट कोड, HSN। अब HSN क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये गुड्स के लिए होता है, सर्विस के लिए क्या होता है, SAC होता है। अब और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये भी शायद नोट नहीं किया होगा, सुन लो ध्यान से। 00 से लेकर के 98 तक, ठीक है, दिस इज द चैप्टर, जो चैप्टर होता है ना वो है ये। 00 से लेके 98 तक अगर कुछ भी आइटम का स्टार्ट हो रहा है HSN, देन इट इज फॉर गुड्स, ये गुड्स ही होगा। और अगर 99 से स्टार्ट होता है देन इट वुड बी सर्विस। अब सर्विस के लिए होता है SAC, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस टैक्स के टाइम पर भी था, पर वहां पे 0044 नंबर हुआ करता था, यहाँ पर क्या है 99 से नंबर है। ठीक है, HSN कैन बी मैक्सिमम 8 डिजिट, whereas SAC कैन बी मैक्सिमम 6 डिजिट। ओके, दिस कैन कम इन MCQ, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, HSN का कितना डिजिट आपको इनवॉइस पे दिखाना है वो बात का डिस्कशन है, करेंगे वो भी। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, क्या बेच रहे हो वो, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी जा रहा है, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, टैक्स रेट, सब नॉर्मल है, इसके लिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा स्टेट है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड
फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है इफ इट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई। इफ इट इज इंटरस्टेट देन ओनली प्लेस ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ डिलीवरी हम बोलते हैं कि भाई जहां पर डिलीवर हो गया, बट ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, दिस इज नॉट सो इजी। ओके, आप लोग लेमैन लैंग्वेज में जो पढ़ते हो ना, हमको वैसे नहीं पढ़ना है। वी आर लर्निंग लॉफुली, एकदम लीगली, एकदम लॉ के एस्पेक्ट से हम पढ़ रहे हैं, इंटेंट ऑफ लॉ समझ के। अब मान लो कि अगर कोई पर्सन गुजरात में रहता है, ठीक है, ही इज लिविंग इन गुजरात, ही कम्स टू महाराष्ट्र। ओके, वो महाराष्ट्र में आया, यहाँ पर उसने कुछ गुड्स खरीदे एंड वापस जा रहा है। तो देखा जाए तो मैंने उसको यहाँ पर ही डिलीवरी दे दी, तो क्या एड्रेस ऑफ डिलीवरी महाराष्ट्र होगा? आंसर इज नो। प्रोवाइडेड गुजरात वाला इंसान बोलता है कि भाई गुजरात का एड्रेस डालो। वाई? बिकॉज एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। ओके, मतलब ये सबसेक्शन का आप लोग एक बार देख लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 या 4 में किसी में तो है ये एड्रेस ऑफ डिलीवरी। अब एड्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वेयर रिसिपिएंट टेल्स कि भाई आपको ये डालना है। इट मीन्स सप्लायर के रिकॉर्ड में जो भी एड्रेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी एड्रेस। एंड डिलीवरी एड्रेस आपको तभी ही दिखाना है, ठीक है, सुना ध्यान से। व्हेन डिलीवरी एड्रेस इज टू बी शोन ऑन इनवॉइस, कब दिखाना है? व्हेन इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पर आपको एड्रेस ऑफ डिलीवरी नहीं लिखना है। हर जगह पर एड्रेस ऑफ डिलीवरी नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। अब बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है? ये थर्ड पर्सन है। ओके, इफ थर्ड पर्सन इज जनरेटिंग इनवॉइस, सो उसके लिए एड्रेस ऑफ डिलीवरी, दैट इज उसके लिए तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी होता ही नहीं क्योंकि उसने डिलीवर गुड्स किया नहीं है। ओके, बट उसके लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होगा? कहने से जहां पर गुड्स का डिलीवरी हुआ, एंड दैट इज नथिंग बट द प्लेस ऑफ सप्लाई। वही प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है ना। मान लो मैंने गुजरात वाले को कहा राजस्थान में गुड्स भेज दो। ओके, तो मैं जो बिल बनाऊंगा उसमें पीओएस क्या लिखूंगा? राजस्थान। ओके, उसका एड्रेस जो भी इंसान को डिलीवरी मिली है उसका एड्रेस भी राजस्थान। ओके, सो गुड्स जिधर डिलीवरी हुई उधर ही प्लेस ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पर मुझे डिलीवरी एड्रेस को अलग से नहीं लिखना है। रिसिपिएंट्स एड्रेस इज सफिशिएंट ऑन इनवॉइस। हाउएवर, इफ अ सप्लायर, ठीक है, जिस इंसान ने उस रिसिपिएंट को सेल किया, अगर वो इनवॉइस बना रहा है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर वो एक्चुअली डिलीवरी कहाँ पर दे रहा है? कहना से राजस्थान अपने केस में, ये गुजरात में बैठा है। ओके, मैं महाराष्ट्र में हूँ। सप्लायर जो है वो गुजरात का है, ही इज डिलीवरिंग टू गुजरात, बट प्लेस ऑफ सप्लाई कहना है एज पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, पीओएस इज महाराष्ट्र। व्हाई? बिकॉज पीओएस is the location of third person. Since location of third person is POS, that is Maharashtra, and delivery address is Rajasthan, these two are different. So this supplier is required to mention the address of delivery. I hope you got the concept, right? समझ में आ गई बात? चलते हैं अब व्हाइट बोर्ड अपना चार्ट पर। आज क्या पता उल्टा बोल रहा हूँ कब से, ठीक है। टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, येस और नो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ ऐसा सप्लाई किया है जिसके ऊपर टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में आपके रिसिपिएंट को, देन योर इनवॉइस शुड बी कंटेनिंग यस और नो कॉलम, एंड अगर यस है तो फिर यस को टिक मारो, अदरवाइज नो को टिक मारो। साइन और डीएससी, इट्स ओके, ठीक है, नॉर्मल चीज है। अब बात करते हैं एचएसएन की। एचएसएन कितना होना चाहिए? एचएसएन और एसएससी कितना होना चाहिए? सो अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR है, अगर आपका टर्नओवर इज अप टू 5 CR, देन 4 डिजिट एचएसएन आपको लगाना है आपके बिल के ऊपर। ओके, फॉर B2B सप्लाईज। B2C के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR है, अप टू 5 CR एंड यू आर सेलिंग टू द कंज्यूमर्स, दैट इज जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, देन इट इज ऑप्शनल टू पुट एचएसएन, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। इफ अप टू 5 CR है बट वो रजिस्टर्ड है, B2B है, देन आपको 4 डिजिट डालना है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है, देन आपको 6 डिजिट डालना होगा, ठीक है, मोर देन 5 CR 6 डिजिट, एंड फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इट इज 8 डिजिट। ओके, वो नॉर्मल है, अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट,
टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस, ये तो अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई में देखा हुआ है। गुड्स के केस में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल, मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी। सर्विस के केस में विद इन 30 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप बैंकिंग कंपनी हो तो 45 डेज। ओके। अगर गुड्स आपने सप्लाई नहीं किया बट खाली सेंड किया है, देन इन दैट केस यू हैव टू इशू डिलीवरी चालान। ओके। आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, आपको डिलीवरी चालान इशू करना है। नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स टू बी इशूड इन ट्रिप्लिकेट, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। ये 3 कॉपी में आपको इनवॉइसेस इशू करने होते हैं, ठीक है। एंड अगर सर्विस का सप्लाई होगा तो 2 में, क्योंकि सर्विस में ट्रांसपोर्टर नहीं होगा। ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ओके, सेम गोes फॉर डिलीवरी चालान एज वेल। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, banking company, financial institution, and NBFC can issue consolidated tax invoice for supply of services made during the month at the end of each month. Okay. If you are insurance company, banking company, financial institution, NBFC, you can issue a single invoice for transaction taking place during the month. Okay, at the end of the month. Okay, serial number आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। रीज़न क्या है? लॉजिकल है। बैंक में हज़ारों कस्टमर लाइन में खड़े होते हैं, तो क्या मैं एक एक को इनवॉइस देते बैठूं? इज नॉट पॉसिबल। सो दीज पीपल जस्ट जनरेट इनवॉइस बट डू नॉट गिव इट टू एनीवन। आपको देना नहीं है किसको, जस्ट आपको एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको जनरेट करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इशूइंग अ इनवॉइस एंड जनरेटिंग अ इनवॉइस। ओके, हर जगह पर जहां पर इशू लिखा है वहां पर सच्ची में आपको इशू करना है ऐसा नहीं है, आपको जनरेट करके रखना है। अभी अगर आप एक इनवॉइस बनाओगे पूरे महीने का, तो आप वो इनवॉइस किस किस को देते फिरोगे? ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीवन, राइट? ओके। नेक्स्ट, बैंक इंश्योरर्स, दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, दैट इज एयरटेल, may issue tax invoice for inter-branch transaction. Okay, before or at the time of supply, such supplies were recorded in the books of accounts or before expiry of the quarter during which supply was made. मतलब बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो तब तक आपको इनवॉइस इशू करना है फॉर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। यहाँ पर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। और एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो वो ट्रांजेक्शन जैसे हो रहा है वैसा, ओके, देन इन दैट केस आप लोग तभी ही इनवॉइस बना लो। अगर आप पूरे क्वार्टर में या तो क्वार्टर के बाद अगर आप ये करते हो, बुकिंग करते हो, देन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको इनवॉइस इशू करना है फॉर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, देर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन जिनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है। मतलब नॉर्मल इनवॉइस का फॉर्मेट तो उनके लिए है ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनको इनवॉइस पर डालनी होती है। क्या है वो चीजें? मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज मैंडेटरी। क्या है वो? कंसाइनर, कंसाइनी का नाम, ठीक है। ये जीटीए की बात कर रहा हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। कौन गुड्स भेज रहा है, कहां पर गुड्स जा रहा है, मतलब किसने मंगवाया है। ओके, कंसाइनर कंसाइनी का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल, जो आपका नंबर होता है ना व्हीकल का, MH02CZ2585 जो भी है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, क्या चीजें गुड्स आप व्हीकल में लेके जा रहे हो वो पता होना चाहिए। क्या वो स्मगल गुड्स तो नहीं है? तो पता चलेगा ना कैसे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे तभी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से गुड्स ओरिजिन हुए, किधर तक गुड्स जाने वाले हैं, ये डिटेल्स आपके पास, जीटीए के पास होनी चाहिए उसके बिल पर, ठीक है, कंसाइनमेंट नोट पर तो होती है। जीएसटीएन ऑफ पर्सन लायबल टू पे टैक्स वेदर एज अ कंसाइनर और कंसाइनी और जीटीए। अब टैक्स पे करने का लायबिलिटी तीनों में से किसी एक पर आ सकता है, तीनों में से किसी एक पर ही होता है ऑब्वियसली। ओके, अगर जीटीए 12% चार्ज करता है तो जीटीए भरेगा। अगर जीटीए 12% वाला नहीं है, ओके, ही इज ऑप्टिंग फॉर दैट आरसीएम वाला ऑप्शन, 5% विदाउट आईटीसी, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, इस नोटिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट इज द रिसिपिएंट। तो यहाँ पर फ्रेट किसको पे करना है? अगर कंसाइनर को पे करना होगा तो कंसाइनर इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अगर कंसाइनी फ्रेट पे कर रहा है, ओके, दैट इज टू पे ट्रांजेक्शन, मतलब जहां पर डिलीवरी होगी तो वहां पर आपको टैक्स पेमेंट कर, कंसिडरेशन का पेमेंट करना होगा, देन कंसाइनी इज पेइंग फ्रेट। सो इस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स वुड बी कंसाइनी। समझ में आई बात?
नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, मतलब आईआरसीटीसी हो गया, दैट इज रेलवेज का टिकट, मेट्रोस, ठीक है, ये सारे लोग जो टिकट इशू करेंगे दैट वुड बी डीम्ड टू बी द टैक्स इनवॉइस। उनको अलग से ये सब कुछ एड्रेस वेड्रेस मेंटेन नहीं करना। ओके, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स की बात करने वाले हैं हम अब। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द रिफंड चैप्टर। अब वहां पर ये कहते हैं, ठीक है, सेक्शन 16 में तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस जीरो रेट है, उसकी बात की। ओके, बट एक्सपोर्ट के केस में डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ रूल 46 में ही है। ओके, किधर भी बाहर का नहीं है, सब रूल 46 में। अगर आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब आपके पास एलयूटी नहीं है, यू आर गोइंग टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज आईजीएसटी, एंड यू आर गोइंग टू क्लेम रिफंड ऑफ दैट। अगर आप ऐसे टाइप का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, देन इन दैट केस आपको आपके बिल के ऊपर, दैट इज इनवॉइस के ऊपर, टैक्स इनवॉइस के ऊपर लिखना होगा सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड और एसईजेड डेवलपर्स फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। मतलब सप्लाईज टू एसईजेड इज आल्सो जीरो रेटेड। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज अ जीरो रेटेड। अब जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन है, एलयूटी के अंडर करोगे तो टैक्स पे नहीं करना है, एलयूटी नहीं होगा तो टैक्स पे करके करना है। अगर टैक्स पे अगर आप एलयूटी नहीं है आपके पास, टैक्स पे कर रहे हो, देन आपको ये एंडोर्समेंट आपके बिल के ऊपर लिखनी होगी। यस और नो? नेक्स्ट, इफ सप्लाई इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आपके पास एलयूटी है देन आपको ये लिखना है, ठीक है, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसजेड फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, इंटीग्रेटेड टैक्स ऑब्वियसली। नेक्स्ट, नो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज टोटल आपका इनवॉइस वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, इनवॉइस वैल्यू ऑब्वियसली, इज लेस देन ₹200। अगर आपका टोटल इनवॉइस 200 रुपए से कम का होने वाला है, देन आपको इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट ठीक है, मतलब एक एक इनवॉइस नहीं बनाना, बट आपको एट द एंड ऑफ ईच डे, एट द एंड ऑफ ईच डे एक इनवॉइस तो बनाना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ ईच डे आपको एक इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए आपको, जो आप रिटेल शॉप में जाते हो, किराना शॉप में, दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट इनएलिजिबल टू गेट द टैक्स इनवॉइस। आपको इनवॉइस नहीं देता हो, क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप छोटा मोटा चीज खरीदते हो। ओके, अगर आप 200 से ज्यादा का भी खरीद रहे हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, एंड आप कुछ रिक्वेस्ट नहीं करते हो कि मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो यहाँ पर वो नहीं देगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ही वो देगा। यस और नो? अब यहाँ पर 200 रुपए से नीचे अगर आपका वैल्यू है, देन आपको इनवॉइस दिन का एक बनाना है एट द एंड ऑफ ईच डे। हाउएवर दिस बेनिफिशियल प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स। मतलब एग्जांपल पीवीआर सिनेमा। ओके, अब पीवीआर सिनेमास जो है वो ऑब्वियसली बुक माई शो से आप लोग टिकट बुक करते हो, वॉट एवर इट इज, तो वहां पर आपको ये 200 रुपए से कम वाला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपके सारे ही ट्रांजेक्शन 200 से कम है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को डर है कि आप टैक्स का चोरी कर सकते हो। इसीलिए आपसे कहा गया कि अगर आपका सप्लाई बिलो 200 भी है, देन ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू इशू नॉर्मल इनवॉइसेस। ओके, नॉर्मल इनवॉइस बनाओ, एंड जो आप टिकट बनाओगे उसको ही हम इनवॉइस मान लेंगे। एग्जैक्टली जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का था वैसे ही यहाँ पर, इफ यू आर इशूइंग टिकट, then it is called as a tax invoice. It will be deemed to be a tax invoice. So 200 रुपए वाला बेनिफिशियल प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा इफ यू आर अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में आप पिक्चर्स चलाते हो। नेक्स्ट, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days। मतलब आपका अगर लाइबिलिटी टू रजिस्टर आ गया है, दैट इज 20 लाख टर्नओवर, 10 लाख टर्नओवर या 40 लाख टर्नओवर, अगर ये टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, ओके, देन आप लोग क्या करते हैं, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, जीएसटी आई एन। ओके, जो अप्लाई फॉर जीएसटी आई एन, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब आपने अप्लाई किया तो तुरंत मिल जाएगा कि आपको नंबर? नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पूरा चेकिंग करेगा, सब कुछ होगा, एंड उसके बाद आपको नंबर दिया जाएगा। तो जो पीरियड है जब से आपने लाइबिलिटी टू दैट इज 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ, तब से लेकर के
तब से लेकर के एक्चुअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता। उस पीरियड का जो भी सप्लाई है, ठीक है, उस पीरियड में आपने जो भी सप्लाई किया, ऑब्वियसली आपके पास जीएसटी नंबर नहीं था, जीएसटी नंबर इधर आया, पर क्या मैं अपना बिजनेस रोक दूंगा इधर? नहीं, मैं बिजनेस नहीं रोकूंगा, मैं सप्लाई करूंगा। टैक्स भी मुझे कलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि यहां से मैं टैक्सेबल पर्सन माना गया। ओके, तो गवर्नमेंट कहती कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तब तक उस पीरियड का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इधर से आपको एक महीने में इस पीरियड का इनवॉइस बनाना है। समझ में आई बात? ओके, दैट इज रिटर्न ओवर रिवाइज टैक्स इनवॉइस सेक्शन। नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई दो केस में बनता है। अगर कंपोजिशन पर्सन या तो फिर प्रिजम्पटिव, दैट इज सेक्शन 10(2)(a) वाला अगर सप्लाई कर रहा है, देन ही इज रिक्वायर्ड टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। या तो फिर अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हो, ठीक है, देन आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट, रिफंड वाउचर। अब रिफंड वाउचर क्या होता है? मान लो कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको जीएसटी का लेक्चर सप्लाई करूंगा, ठीक है, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस करूंगा, बट मेरा ना बैच ही नहीं बनता। मेरे को टारगेट था कि 50 लोग का बैच बनेगा, बट बैच बनता है सिर्फ 3 लोग का। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको 3 लोगों के लिए मैं पूरा दिन तो नहीं बैठूंगा जीएसटी लेके। ओके, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, पर आपसे मैंने पैसा ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेरे को पैसा मिला था, एडवांस जो आपने दिया था फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। ओके, तो जब आपने मुझे पैसा दिया था तब मुझे आपको रिसिप्ट वाउचर देना चाहिए था, मैंने दिया होगा ऑब्वियसली। अब रिसिप्ट वाउचर देने के बाद, ठीक है, मतलब एडवांस मिलने के बाद सप्लाई नहीं हो पाती, देन इन दैट केस जो सप्लाई को अपने को कैंसिल करना है, मेरे को पैसा आपको रिफंड करना है, तो एट द टाइम ऑफ रिफंडिंग द मनी आई हैव टू इशू यू अ रिफंड वाउचर। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर एंड सेल्फ इनवॉइस, दैट इज अपन ना ये दोनों प्रोविजन एक साथ पढ़ेंगे, पेमेंट वाउचर एंड सेल्फ इनवॉइस। बोर्ड पे आ जाओ, उस पे सिखाऊंगा ये पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे सेल्फ इनवॉइस की एंड पेमेंट वाउचर की। पहले तो बात समझो कि पेमेंट वाउचर होता क्या। पेमेंट वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड, ओके, विच इज इशूड इन 2 circumstances। सर्कमस्टेंसेस नंबर 1, जब आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट किया, ठीक है, किसको पेमेंट किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट किया, ठीक है, जिसका ट्रांजैक्शन 9(4) में टैक्सेबल था और 5(4). दैट इज अगर प्रमोटर ने किसी सीमेंट परचेस किया, किसी से सीमेंट परचेस किया एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन से उसने परचेस किया, तो कहना है ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट परचेस करने पर प्रमोटर को यहाँ पर आरसीएम का लायबिलिटी आता है, यस और नो, अंडर सेक्शन 9(4). तो यहाँ पर प्रमोटर जब भी उस सीमेंट वाले को, दैट इज अनरजिस्टर्ड सीमेंट वाले को पे करेगा, तब वो क्या इशू करेगा? पेमेंट वाउचर, यस और नो। सेकंड केस, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से ही क्यों नहीं लेते, चलेगा, पर अगर वो 9(3) वाला पर्सन है, दैट इज ऐसा कोई जीटीए है, ओके, ऐसा कोई जीटीए है जिसने टैक्स चार्ज नहीं किया, आपको टैक्स आरसीएम में पे करना है, आपको टैक्स आरसीएम में पे करना है, ओके। तो इस केस में जब भी आप उसको पेमेंट करोगे, whenever you are going to make payment to that particular person whose supplies were taxable under 9(3), तब आपको पेमेंट वाउचर इशू करना, इवन इफ ही इज रजिस्टर्ड, वेदर और नॉट ही इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका सप्लाई 9(3) में आ जाता है, देन आपको कंपलसरी पेमेंट वाउचर इशू करना होगा। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? सो चाहे आपने 9(3) का सप्लाईज रजिस्टर्ड से लिया या 9(3) का सप्लाईज अनरजिस्टर्ड से लिया, किसी से भी लिया हो, पर अगर आपने उसको पेमेंट किया तो आपको पेमेंट वाउचर इशू करना होगा। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ इनवॉइस। अब सेल्फ इनवॉइस क्या होता है, पहले वो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्यों लाया गया। अब गवर्नमेंट अब जब आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन का क्रेडिट देती है, दैट इज अगर मैं समझो रजिस्टर्ड हूँ, आप भी रजिस्टर्ड हो, मैंने जीएसटी लगा करके आपको बिलिंग दिया, ओके, तो आप क्रेडिट कौन से बेसिस पे लोगे? मेरे टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर। जब आरसीएम में मैं खुद पे करता हूँ,
तब सामने वाला तो मेरे को बिना जीएसटी लगा करके बिल दे रहा है। ओके, ऑब्वियसली आरसीएम में मुझे पे करना एज अ रिसिपेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप आरसीएम में टैक्स पे करते हो, ठीक है, आरसीएम में टैक्स पे करते हो, देन इन दैट केस आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना होगा। ओके, अब यहाँ पर एक कुछ छोटा सा चेंज है, मतलब डेविएशन है, सुनना ध्यान से क्या डेविएशन है। अब अगर आपने 9.3 वाला सप्लाईज, ठीक है, 9.3 की बात करेंगे, 9.4 की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप लोग सोच के बताना मुझे, ठीक है, मैं ये एंड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। 9.3 की बात करें, 9.353। अब 9.3 की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, देन 9.3 में दो केस वापस। रजिस्टर्ड पर्सन से आपने सर्विस लिया जो आरसीएम में टैक्सेबल है। ओके, देन अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेस किया जो आरसीएम में टैक्सेबल है। ओके, समझ में आई बात? 5.3 इज फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड जो ट्रांसपोर्टेशन था वो। ओके, अगर आप लोग रजिस्टर्ड से परचेस कर रहे हो, देन इन दैट केस वो पर्सन आपको टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ओके, एंड यहां पर लिखेगा जो अपन ने कंपोनेंट्स देखा था, याद है? कंपोनेंट्स देखा था, याद आ रहा है कंपोनेंट्स? उसमें लिखा था आरसीएम के हम लोग को यस या तो फिर नो करना है, यस और नो करना है। समझ में आ रही बात? यस और नो करना है ना यहाँ पर। तो अगर मेरा रजिस्टर्ड पर्सन से मुझे सप्लाई आ रहा है, फॉर एग्जांपल जीटीए इज रजिस्टर्ड, जीटीए रजिस्टर्ड है, तो जीटीए को टैक्स इनवॉइस इशू करना है, पर उसको आरसीएम वाले में यस भी लिखना है। तो यहाँ पर मुझे सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाना, नो सेल्फ इनवॉइस। बट अगर अनरजिस्टर्ड से मैं खरीदता हूँ, देन यहाँ पर मुझे सेल्फ इनवॉइस बनाना होगा, क्योंकि वो इंसान मुझे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर येस होता तो मैं गवर्नमेंट को बताता कि भाई देखो ये इनवॉइस है, इसका जीएसटी मैंने पे किया है एंड इस सप्लायर को मैंने पे किया एंड मैं क्रेडिट ले रहा हूँ। ओके, सप्लायर को ऑब्वियसली हम आरसीएम का अमाउंट देते नहीं है, बट गवर्नमेंट चाहेगी कि आप लोग पूरा का पूरा ऑडिट ट्रेल जैसा एक हम लोग को दो सबमिट करो, आपने पेमेंट वाउचर बनाया क्या, लॉ को कंप्लाई किया गया, सेल्फ इनवॉइस इशू किया गया। पर सेल्फ इनवॉइस तो इस केस में लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो इनवॉइस इशू करेगा एंड उस पर लिखेगा आरसीएम इज यस। वेर एज इफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, मेरा जीटीए अनरजिस्टर्ड है, तो यहां पर जो मैं आरसीएम में टैक्स पे करूंगा उसके लिए मुझे सेल्फ इनवॉइस इशू करना होगा। इज दैट क्लियर? 5.3 में भी सेम। अब 9.4 की बात करते हैं। अब 9.4 में शाल आई मेक टू पार्ट्स लाइक दिस? ऐसा पार्ट बनाना होगा क्या? सोच समझ के बताना, ऐसा पार्ट बनाना होगा? बनाओ क्या ऐसा पार्ट? मैंने इसीलिए बोला था 9.4 में ऐसा डिस्कशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 9.4 में ऑलवेज अनरजिस्टर्ड ही होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि 9.4 इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर परचेजिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में आपको ऑब्वियसली सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। समझ में आया? बट उस केस में आपको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बाइफर्केशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 9.4 इज एनीवेज एप्लीकेबल टू परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो 9.4 में आंख बंद करके आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना है अगर टैक्स पेमेंट करने की बात आती है। तो 9.3 में आपको चेक करना है, अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हो आरसीएम वाला सप्लाईज, देन नहीं बनाना। अगर अनरजिस्टर्ड से लेते हो 9.3 वाला सप्लाईज, देन आपको बनाना होगा। वेरएज पेमेंट वाउचर दोनों केस में बनाना है आपको, रजिस्टर्ड को पेमेंट किया तो भी, अनरजिस्टर्ड को पेमेंट किया तो भी। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? ओके, सो दैट्स ऑल विद द डिस्कशन ऑफ पेमेंट वाउचर एंड सेल्फ इनवॉइस। दोनों का साथ में इंटरप्ले अपन ने चेक किया। नेक्स्ट रिसिप्ट वाउचर, ये मैंने आप लोग को रिफंड वाउचर के टाइम बता दिया। जब भी आपने अगर एडवांस मुझे दिया, ठीक है, तब मुझे आपको रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ दैट मनी। ओके, अब जब भी मुझे एडवांस मिला तब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगना चाहिए एंड ये इंट्रा स्टेट होगा कि इंटर स्टेट होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स बाय डिफॉल्ट 18% मानना है एंड इसको बाय डिफॉल्ट इंटर स्टेट सप्लाई घोषित करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है? व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है, क्या बेच रहा है? टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट, एक ही बिल में। देन उसको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। अगर आप लोग रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल सप्लाईज भी करना चाहते हो, एग्जेम भी करना चाहते हो, तो आपको दो अलग इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, सो B2C ट्रांजेक्शन में अगर टैक्सेबल प्लस एग्जेम जा रहा है,
देन ओनली आपको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन है। अगर B2B है, ठीक है, देन इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन नहीं है आपको। ISD डिस्कस्ड इन ITC चैप्टर, ये हमने डिस्कस कर लिया। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अकम्पनी द ट्रांसपोर्ट। अब सेक्शन 68 क्या कहता है? द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस, द पर्सन in charge of conveyance shall carry along with him the documents as may be prescribed, along with the copy of tax invoice, bill of supply, जो भी है वो सब उसको कैरी करना है, which are made in accordance with rules 46, 46A, 49 जो भी है। ओके, तो ये आपको कैरी करना होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये भाई कैरी क्यों करना है? दैट इज इलॉजिकल, सीम्स वेरी मच इलॉजिकल। क्यों? जब ई इनवॉइस का कंसेप्ट आ चुका है 50 करोड़ के ऊपर वाले लोगों के लिए, तो ई इनवॉइस का पर्पस क्या था? द पर्पस वाज टू मिनिमाइज द हार्ड कॉपी वाला सिस्टम। ओके, अगर ऑनलाइन स्कैन करके मेरे को इनवॉइस ऑफिसर अगर ट्रैक कर सकता है, तो मैं प्रिंट आउट क्यों निकालूं? तो यहाँ पर हाई कोर्ट्स का रूलिंग आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट्स का रूलिंग है, ठीक है, पर आपको ये सब सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। एडवांस रूलिंग्स भी है कई सारी। अगर टैक्स इनवॉइस फिजिकली कैरी नहीं किया, दैट इज अगर ई इनवॉइस है एंड फिजिकली कैरी नहीं किया, देन नो पेनल्टी कैन बी चार्ज्ड। अगर आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है आपके ट्रांजेक्शन्स में, ओके, आपका टर्नओवर 50 से कम था इन एनी ईयर फ्रॉम 17-18, देन आपको हार्ड कॉपी कैरी करना होगा। इज दैट क्लियर? So here we complete with the types of documents in GST. Now coming to the debit notes and credit notes. अब यहाँ पर ना कई सारी चीजें हैं जो हिडन है। मैं आप लोग को एक एक चीज बताऊंगा, तब आपको रियलाइज होगा, जरूर होगा। ओके, सबसे पहली बात, क्रेडिट नोट हम इशू क्यों करते हैं एंड कौन इशू करता है ये समझते हैं। क्रेडिट नोट हम तब इशू करते हैं जब हमें वैल्यू कम करनी है, टैक्स कम करना है, गुड्स डेफिशिएंट है, ठीक है, इन सब केसेस में क्रेडिट नोट इशू होता है। एंड एक बात मैं आप लोग को पहले बता दूं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बोथ आर टू बी इशूड बाय सप्लायर ओनली। सप्लायर को ही बनाना है, दोनों दोनों चीजें सप्लायर ही बनाएगा, रेसिपिएंट कुछ भी नहीं बनाएगा। बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट बोथ आर टू बी इशूड बाय सप्लायर हिमसेल्फ। अगर सप्लाई का वैल्यू कम करना है तो क्रेडिट नोट, सप्लाई का वैल्यू बढ़ाना है तो डेबिट नोट, ठीक है। तो रिसिपिएंट के साइड से आया हुआ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इज इनवैलिड इन जीएसटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्रेडिट नोट की हम जब बात कर रहे हैं, ओके, सो क्रेडिट नोट का इंपैक्ट क्या हुआ? मेरा सप्लाई कम माना जाएगा, ओके, मेरा सप्लाई कम माना जाएगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न आया हुआ होगा गुड्स, ओके। तो क्रेडिट नोट के सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 34(1) में उन्होंने लिखा है कि क्रेडिट नोट मे बी इशूड, मे बी इशूड, मे मतलब करना है तो करो, नहीं तो मत करो, इट इज नॉट मैंडेटरी। सो इशूइंग अ क्रेडिट नोट इज नॉट मैंडेटरी। सबसे पहली बात, क्रेडिट नोट इशू करना मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करना गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। ओके, क्रेडिट नोट हम कब इशू करते हैं वो पहले समझते हैं। वी इशू अ क्रेडिट नोट व्हेन वी क्रेडिट द अकाउंट ऑफ आवर कस्टमर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्रेडिट हम कब करते हैं कस्टमर का अकाउंट? इन सब केसेस में आप कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करते हो, इसीलिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना होता है। कौन से केसेस है सुनना ध्यान से। केस नंबर 1, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लोअर देन स्टेटेड इन द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में ज्यादा वैल्यू चली गई गलती से, तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना होगा। टैक्स चार्ज इन द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इज हायर, टैक्स मैंने ज्यादा चार्ज कर लिया, ओके, जितना चार्ज करना था उससे उससे ज्यादा चार्ज कर लिया, तो कम करने के लिए क्रेडिट नोट। गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न्ड बाय रिसिपिएंट, सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न, ओके। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कि कम क्वांटिटी गई, ओके, या तो फिर प्रॉपर क्वांटिटी नहीं गई और मेरे को फेंकना पड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस केस में आपको जो भी है क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। हर क्रेडिट नोट हर क्रेडिट नोट शुड बी लिंक्ड टू ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस। आपको टैक्स इनवॉइस के साथ उसको लिंक करना है। हाउएवर देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट। क्या ऑप्शन है? कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट, ये ऑप्शन है। कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट मतलब क्या? अगर मान लो कि आपको मैंने आज गुड्स बेचा है, कल बेचा, परसों बेचा, तरसों बेचा, ओके, एंड आप इसको ना रिटर्न कर रहे हो बाद में एक साथ। अब मुझे नहीं मालूम कि भाई आपने कौन से लॉट का रिटर्न किया, तो इन दिस केस आई एम गोइंग टू इशू कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट।
समझ में ये बात? ओके, यहाँ पर लिखते हैं आगे। इन अ केस क्रेडिट नोट इशूड फॉर डिस्काउंट, द डिस्काउंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन। ठीक है, वो सब अपन ने देखा था पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए। आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको डिस्काउंट देना ना उसको, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, टाइम लिमिट। अब जब भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू का खतरा है, जब भी मेरा आउटपुट, फॉर एग्जांपल आई एम सप्लायर, ओके, मेरा अगर आउटपुट कम होने वाला है तो गवर्नमेंट को पैसा कम जाएगा, यस और नो? तो गवर्नमेंट को जब पैसा कम जाने वाला है तो गवर्नमेंट अपना डॉक्यूमेंट इशुएंस का टाइम को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। बोलते हैं कि आप इतना तक ही आप इसको इशू कर सकते हो, ओके। वेरेज हम डेबिट नोट में देखेंगे कि देर इज नो टाइम लिमिट टू इशू डेबिट नोट। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाता है। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ दैट प्रोविजंस। सॉरी, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है? आपको क्रेडिट नोट का डिटेल्स कब तक डिस्क्लोज करना है? क्रेडिट नोट इज नॉट क्रेडिट नोट इज नॉट रिटर्न इन 3B। 3B के अंदर उसका डिटेल नहीं जाता है, मतलब माइनस होके जाता है, पर इनवॉइस वाइज डिटेल, दैट इज क्रेडिट नोट वाइज डिटेल। ठीक है, क्रेडिट नोट वाइज डिटेल किस में जाता है? जीएसटीआर 1 में जाता है, ओके। जो लोग जीएसटीआर 1 प्रैक्टिकली करते हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं, आपको अभी, दैट इज प्रेजेंट मोमेंट पर, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस नहीं देना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले आपको ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ता था, बट हाल ही के टाइम पर ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस हटा दिया। मतलब आप नहीं डालोगे अगर कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट दैट क्रेडिट नोट है, चलेगा, कोई इशू नहीं। अब कब तक दिखाना है ये कहते हैं, सुनना। ड्यूरिंग द मंथ इन विच द क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड, जो मंथ में क्रेडिट नोट आपने इशू किया उस मंथ के रिटर्न में दिखाओ। ओके, अगर समझो कि ये सितंबर अक्टूबर चालू है, तो अक्टूबर में अगर मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करता हूँ तो मुझे अक्टूबर के रिटर्न में दिखाना है। ठीक है, पर मैक्सिमम मैं कब तक दिखा सकता हूँ? नॉट लेटर देन सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये अगर अक्टूबर 21 चालू है, ठीक है, 6 अक्टूबर है आज, सो अक्टूबर 21 में, ठीक है, हम, तो ये क्रेडिट नोट आपको कब तक इशू करना है? अक्टूबर, दैट इज अक्टूबर मंथ में है तो अक्टूबर मंथ का ही आप इशू करोगे, और मैक्सिमम बाय सितंबर 2022। ठीक है, तब तक ही आपको इशू करना है। समझ में आई बात? उसके बाद आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। अगर आप इशू करना चाहो तो आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करोगे, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट हम उसको कहते हैं, जिसके ऊपर कोई जीएसटी का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। यू वोंट बी गेटिंग द जीएसटी रिडक्शन, ओके। सो यहाँ पर आप कमर्शियल क्रेडिट नोट को विदाउट जीएसटी ही बनाओ। इज दैट क्लियर? कोई इसमें आपको गवर्नमेंट आके आपका गला नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही समझाया था कि क्रेडिट नोट के इसमें मे लिखा है। अगर आप ये क्रेडिट नोट भी इशू नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्रेडिट नोट तो उल्टा अच्छा है गवर्नमेंट के लिए कि आप इशू ना करो, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें मे वर्ड्स लिख करके आगे बढ़ रहा है, ओके। नॉट द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉट द ड्यू डेट। यहाँ पर मैंने नॉट द ड्यू डेट को क्यों लिखा है? क्योंकि सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट हो सकता है कि 20 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, ठीक है, लेकिन 11 अक्टूबर तक आपको रिटर्न आया हुआ नहीं दिखाना है, आपको 30 सितंबर तक ही आप क्रेडिट नोट का डेट दिखा सकते हो। ठीक है, क्रेडिट नोट which has to be issued in October 21 should be issued in October 21 or maximum by September 2022, but it cannot be dated as October 2022। समझ में आई बात? सो ड्यू डेट यहाँ पर मैटर नहीं करता, सितंबर 30 तक ही आपको दिखाना है, सितंबर 2022 के, ओके, विच एवर इज अर्लियर। मैनर ऑफ क्रेडिट नोट, जैसे हमने इनवॉइस में सीखा ट्रिप्लिकेट एंड सर्विस में डुप्लीकेट, वैसा ही, ओके। नेक्स्ट, डेबिट नोट की हम बात करते हैं। डेबिट नोट कब इशू करेंगे? जब हम, मेरे कस्टमर का अकाउंट, ठीक है, दैट इज मेरे रिसिपिएंट का अकाउंट, उसको मैं डेबिट करूंगा, तब मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। अब डेबिट नोट में, मतलब डेबिट कब करता हूँ, क्या सिनेरियो होंगे? कहने से मेरे को उससे कुछ ज्यादा रिकवरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 10 रुपए का रेट लगाया, पर बाद में मालूम पड़ा कि 10 की जगह 12 था आज का रेट, तो मैं 2 रुपए एक्सेस कलेक्ट करना चाहता हूँ। सो आई एम गोइंग टू डेबिट हिज अकाउंट, दैट इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये एंट्री मारने वाला हूँ ना मैं, कस्टमर डेबिट टू सेल्स। So since his account is debited, this debit shall be supported by debit note. I hope you agree with this. Okay. Actual value of supply is higher than original tax invoice. Okay. Tax charge is lower. मतलब मैंने गलती से कम टैक्स लगाया, अब ज्यादा लगाना चाहिए था, तो आप लोग बनाओ उसको डेबिट नोट। डेबिट नोट शैल बी लिंक्ड टू ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस।
ओके, ये तो नॉर्मल है। कंसोलिडेट डेबिट नोट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट, डेबिट नोट शैल कंटेन ऑल पर्टिकुलर्स एज पर रूल 53। ओके, उसमें सब वही है, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, अमाउंट ऑफ टैक्स, वैल्यू, जीएसटी टोटल, वो सब है। डेबिट नोट इशूड अंडर सेक्शन 74, 129, 130, अगर आप फ्रॉड के केस में, ठीक है, कॉन्फिस्केशन के केस में, देन डिटेंशन सर्च सीजर के केस में अगर आप डेबिट नोट इशू करते हो, तो उस डेबिट नोट पर आपको लिखना होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल, मीनिंग देयर बाय सेक्शन 17(5) में हमने देखा था, ठीक है, 17(5)(i), इसमें क्या देखा था, जब भी अगर सेक्शन 74, 129, 130 का अगर कोई इनवॉइस इशू करता है सप्लायर आपको, देन रिसिपिएंट को उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता, ओके, क्योंकि वो फ्रॉड वाला है। तो यहाँ पर आपका डेबिट नोट उसके ऊपर ये मेंशन करना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या है डेबिट नोट इशू करने का? सितंबर, बोलूं क्या सितंबर? आप लोग को अभी सिखाया था सितंबर बोलना है हमको? नहीं। क्यों? क्योंकि डेबिट नोट विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेबिट नोट कभी भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करता है, तो गवर्नमेंट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं देता, आप कभी भी इन्वेस्ट, कभी भी डेबिट नोट दो, कोई इशू नहीं है, कभी भी डेबिट नोट दो, चलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझना, डेबिट नोट इशू करना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? आंसर इज इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपलसरी। क्यों? क्योंकि डेबिट नोट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएगा, सो डेबिट नोट आपको कंपलसरी इशू करना है, बट क्रेडिट नोट गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटाता है, इसीलिए वहां पर मे वर्ड्स का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू किए थे, सुनना ध्यान से। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, जूम आउट कहते हैं, जूम आउट कहते हैं शायद। ओके, जो भी, क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ फार्मा सेक्टर। अब फार्मा सेक्टर में क्या डिफिकल्टी आ रही थी पहले वो समझो, उसके बाद ही समझ में आएगा ये। अभी आपने कभी क्रोसिन या फिर कोई भी गोली लिया रहेगा, उसके कवर के पीछे चेक करो, उसका टाइम लिमिट क्या है, एक्सपायरी। जैसे ब्रेड का 3 दिन होता है, ओके, मैक्सिमम 3-4 दिन, वैसे मेडिसिन का 2-3 साल होता है, ठीक है, मतलब अगर 2-3 साल में ये मेडिसिन नहीं बिकती, तो ये वापस आती है, दैट इज रिटर्न होती है, ओके, उसको हम कहते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन। ओके, सो मेडिसिन ऑलवेज एक्सपायरी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट वेरी इजीली, तुरंत ही एक्सपायर नहीं होगा। सो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनको गुड्स आने वाला है 1-2 साल बाद, एंड आपका क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, सितंबर। ओके, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर का क्या करना चाहिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कैसे ये ट्रीटमेंट करना चाहिए? ओके, तो यहाँ पर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, उस केस में गवर्नमेंट ने सर्कुलर नंबर 72/46/2018 इशू किया, जो कहता है कि हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, ये 2 ऑप्शन के तहत आप लोग आपके ट्रांजैक्शन को ट्रीट करो, दोनों में से कोई भी एक। ओके, सबसे पहला ऑप्शन, जो आपको इंसान रिटर्न दे रहा है, ओके, एनीवन हु इज गिविंग यू द गुड्स अगेन, ठीक है, मतलब रिटर्न कर रहा है, सो उस केस में हम उस ट्रांजैक्शन को फ्रेश सप्लाई मानते हैं, नॉट सेल रिटर्न, इट वुड बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। आपको आपको वो बेच रहा है ऐसा समझो उसको, ठीक है, एक्सपायर्ड मेडिसिन आर सोल्ड टू यू ऐसा समझना उसको। ओके, अब फ्रेश सप्लाई अगर ट्रीट हुआ, तो आईटीसी अवेल करने का टाइम लिमिट्स फ्रेशली वापस से ट्रिगर हो जाएगा, यस और नो? देखो, बात तो एक ही है, अगर आप लोग इसको सेल्स रिटर्न बोलते थे, टाइम लिमिट के अंदर अगर क्रेडिट नोट इशू होता, तो आपका क्या होता, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फ्रेश सप्लाई बोलेंगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ेगा। ओके, सो बात तो एक ही है, आउटपुट कम हो चाहे इनपुट बढ़े। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसने फ्रेश सप्लाई ट्रीट करने कहा। अब आगे पॉइंट समझते क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ध्यान देना। रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन में बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई, एंड अकॉर्डिंगली अ पर्सन रिटर्निंग द गुड्स इफ रजिस्टर्ड, मतलब जो पर्सन रजिस्टर्ड है, जो रिटर्न कर रहा है, वो टैक्स इनवॉइस इशू करे। ओके, समझ में आया? एंड जो पर्सन गुड्स ले रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्रेडिट ले सकता है। अब एक चीज समझना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इतना आसान चेन नहीं होता है, नॉर्मल चेन नहीं होता है, समझना क्या चेन होता है। आई हैव प्रैक्टिकली वर्कड विथ 3 और 4 फार्मास्यूटिकल एंटिटीज, ओके, जिसका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो हमने देखा था, याद है, चार्ज ऑफ जीएसटी में, उस रिफंड्स पर भी हमने काम किया हुआ है।
जो अपना ये था ना सेक्शन 13(3) IGST एक्ट का, वो सर्विस टैक्स टाइम में रूल 4 हुआ करता था। तो उसके ऊपर भी पूरा का पूरा सेस्टैट तक गए हैं, ये सब कुछ काम किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट कंपनी ऑल्सो हैड मेड अ ट्रेड रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स द दैट, उनका एसोसिएशन होता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर या कुछ ऐसा होता है उनका। तो वहां पर उन्होंने भी ये रिप्रेजेंटेशन डाला था। सो ये रिप्रेजेंटेशन क्यों डाला था, क्या है उनका, वो सब अपन चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाओ। अब चेन कैसे होती है, मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चरर से भी ऊपर क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। अरे यार, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। यहाँ पे होता है एक एंटिटी दैट इज गिविंग द स्पेसिफिकेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। मतलब क्रोसिन में कितना एक्टिव एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई कितना होना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन दैट इज फॉर्मूला एक एंटिटी सप्लाई करता है, ठीक है। एंड ये एंटिटी इससे गुड्स खरीदता है, मतलब ये फॉर्मूला इसको देता है, ये गुड्स बनवा करके लेता है ना। तो यहाँ पर गुड्स आएंगे मैन्युफैक्चर होके, अब ये आगे बेचेगा कंजाइनीज को। तो यहाँ पर कंजाइनी मॉडल चलता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंजाइनी मॉडल इज वेरी मच प्रेवेलेंट। जब जीएसटी आया था तभी मुझे याद है, जब भी जीएसटी के पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, ये फॉर्म एफ में हुआ करते थे। अगर आप लोग जूनियर रेजिम से हो तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फॉर्म एफ में ब्रांच ट्रांसफर हुआ करता था। ओके, अगर गुड्स आपने सेल नहीं किया बट आपने सिर्फ भेजा है, तो स्टॉक ट्रांसफर कहा जाता था उसको, फॉर्म एफ में, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, प्रोवाइडेड फॉर्म एफ है। पर जीएसटी आने के बाद देयर वाज अ डायनामिक चेंज, तुरंत बिजनेस सिनेरियो पूरा का पूरा बदल गया। इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई मान लिया गवर्नमेंट ने, शेड्यूल 1 में क्या मान लिया, सप्लाई मान लिया। अब यहाँ पर इतने सारे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज होने लगी। तो इसके बाद अपना जो सर्कुलर 57 है वो सब तो बाद में आया, 2018 में आया। तब तक के लिए तो सारा का सारा टैक्स जमा कर लिया ना गवर्नमेंट ने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, रियली सॉरी। चलो, अपने एक्सपीरियंसेस में बाद में बताऊंगा आराम से, टाइम मिला तो। ओके, सो कंजाइनी को जाएगा, कंजाइनी बेचेगा स्टॉकिस्ट को। ओके, स्टॉकिस्ट बेचेगा रिटेलर को। ये मॉडल चलता है। ओके, अब यहाँ पर रिटेलर जो है, ठीक है, वो गुड्स वापस देगा 2-3 साल बाद, जब भी वो गुड्स एक्सपायर होगा, क्रॉसिंग खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो ये गुड्स यहाँ पर आएगा। सो फ्रेश सप्लाई बन के आएगा। ओके, फिर वापस से ये यहाँ पर आएगा, वापस से पीछे 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 जाते जाएगा। तो दिस इज द मॉडल, दिस इज द चेन ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब देखते हैं उस चेन के बारे में। इन केस द पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन इज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। ओके, वो कंपोजिशन वाला है, तो यहाँ पर वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, तो क्रेडिट के तो कोई सवाल नहीं उठता। ओके, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन वापस दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स इनवॉइस ही इशू नहीं करेगा, क्रेडिट नोट की बात ही नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट, फर्दर इफ सच सप्लायर, जो सप्लायर है, अभी अपने केस में सप्लायर कौन था, देखो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जो वो ड्रग्स वगैरह का एक्ट जो होता है ना इन लोग का, फार्मास्यूटिकल वालों का, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको आएंगी, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी, वो मेडिसिन आपको डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी। सो सपोजिंगली दिस इज द एंटिटी हु इज लायबल टू डिस्ट्रॉय दिस। ओके, अब इसने गुड्स खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल इसने गुड्स खरीदा था 100 रुपए में, प्लस 18% जीएसटी लगा के। ओके, अब यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं 2 रुपए के गुड्स, ठीक है, 2 रुपया इनका सेलिंग, इनका परचेज प्राइस है। ओके, मतलब रिटेलर ने जो भी गुड्स खरीदा होगा, उस गुड्स का सेलिंग प्राइस था, उसमें से वो माइनस करने वाला, नॉट ऑफ कॉस्ट। ओके, इसके कॉस्ट से संबंध ही नहीं है। तो 2 रुपए का गुड्स वापस आया, फिर वापस से ये यहाँ पर 2 रुपए का वापस आया, ठीक है, सेम सेम। अब ये धीरे 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 वैल्यू कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि इसने हायर में खरीदा, इसने उससे कम में खरीदा होगा, इसने उससे कम में खरीदा होगा, फिर वापस इधर आएगा। तो यहाँ पर अगर ये गुड्स आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल 1.5 में, अब 1.5 क्या था, 1.5 क्या था, सुनना ध्यान से, इसने इसको 1.5 में ये गुड्स बेचा होगा, इसीलिए इसने 1.5 में रिटर्न किया, यस और नो। अब 1.5 पे जीएसटी का परसेंटेज निकालो, 18%।
1.5 इंटू 18%, तो 0.27 इतना जीएसटी उसने लगाया, ठीक है। 1.5 प्लस 0.27 इसने उतना जीएसटी लगा करके बिल दिया, ठीक। कंसाइनी इशूड टैक्स इनवॉइस, दैट इज फ्रेश सप्लाई, और इसको बिल दिया 1.5 प्लस 0.27। अब यहाँ पर जो ये पार्टी है, ओके, ये गुड्स क्या करने वाली है, डिस्ट्रॉय करने वाली है। मैन्युफैक्चर नहीं, डिस्ट्रॉय करने वाली है, एक्सपायर मेडिसिन है, डिस्ट्रॉय। सो गुड्स डिस्ट्रॉय होने पर आपको याद होगा सेक्शन 17(5)(h) ट्रिगर हो जाता है, जो कहता है कि आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। ध्यान से सुनना, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ओके। आईटीसी रिवर्स, अभी क्वेश्चन ये आता है कि आईटीसी रिवर्स हम ये 0.27 करें, या जो इस 1.5 का इस एंटिटी के लिए कॉस्ट था, ठीक है। 1.5 का अगर कॉस्ट इसको समझो 0.9 होगा, तो क्या 0.9 का आईटीसी रिवर्स करें? दिस इज द क्वेश्चन। अब ये आंसर क्या है, सुनना इसका। ये तो परचेज उसने 2018 में किया था ना, या 2017 में, कभी भी किया होगा, बहुत 2-3 साल पहले। अब 2-3 साल पहले का ये कॉस्ट थोड़ी ढूंढते बैठेगा। सो कहना है 0.9 आइडेंटिफाई करना, असर्टेन करना, इट इज अ इम्पॉसिबल टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर एंटिटी, ओके। उसके लिए इम्पॉसिबल टास्क है। सो गवर्नमेंट ने बोला कि जो कंसाइनी आपको लगा करके देगा वो आप रिवर्सल कर दो। इज दैट क्लियर? समझ में आई पूरा का पूरा चेन? Yes, I know I am taking much of your time, but only to build your concepts. Next, person returning the expired medicine, treat it as a return of goods. अगर रिटर्न ऑफ गुड्स आप ट्रीट करते हो, दैट इज सेल्स रिटर्न वाला केस है ना। सो सेल्स रिटर्न वाला केस अगर होगा, देन आपको वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर टाइम लिमिट में क्रेडिट नोट आती है तो फिर आपको आपका आउटपुट टैक्स कम करने मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पर आपको जो रिवर्सल करना है 17(5)(h) वाला, वो आपको आपके परचेज का करना होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट नोट का रिवर्सल नहीं कर सकते। क्रेडिट नोट वुड रिड्यूस योर आउटपुट टैक्स, वेर एज योर परचेज पे जितना भी आपने जीएसटी पे किया है ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स जो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 17(5)(h). अगर क्रेडिट नोट आपको इशू किया है सामने वाले ने नहीं नहीं सॉरी, सामने वाला इशू नहीं करेगा, आपको ही इशू करना है। मतलब ये चेन क्रेडिट नोट के थ्रू जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया सप्लायर ही इशू करेगा, यस और नो। सो सप्लायर, अभी यहाँ पर कंजाइनी को मैंने सप्लायर बोला, सो कंजाइनी ने जो आगे क्रेडिट नोट इशू किया, वो आपको भी उसको इशू करना पड़ेगा फॉर टेकिंग दैट गुड्स एज बैक, ओके। सो जो आप क्रेडिट नोट इशू करोगे उससे आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगा, बट आपको आईटीसी का रिवर्सल सेक्शन 17(5)(h) के हिसाब से करना होगा ऑन योर परचेज प्राइस। इज दैट क्लियर? और अगर क्रेडिट नोट आपने टाइम में उसको इशू नहीं किया, then you cannot reduce your output tax liability, then only commercial credit note would be issued, that is value credit note. I hope this is clear. समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट हम अब चलने वाले हैं आगे ई वे बिल की ओर, ओके। ई वे बिल, ई वे बिल। अब ई वे बिल के जो प्रोविजंस है वो कहाँ पर लिखे हुए हैं? सो सबसे पहली बात, ई वे बिल के प्रोविजंस है सेक्शन नंबर 68, रेड विथ रूल 138, ओके। सेक्शन नंबर 68 इज द चार्जिंग प्रोविजन फॉर ई वे बिल, एंड उसके साथ साथ आपको पढ़ना होगा रूल नंबर 138। उसमें आपको दिया हुआ है कि कौन से केसेस में आपको ई वे बिल बनाना है, क्या लिमिट होगी, क्या रिलेवेंट पीरियड होगा, ठीक है, वैलिडिटी पीरियड जो भी है सब कुछ। सो ई वे बिल होता क्या है? सबसे पहली बात तो ई वे बिल जो है वो मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बना है। किसके लिए? मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, ओके। अब सेक्शन 68 कहता है कि पर्सन इन चार्ज को ई वे बिल कैरी करना है, दैट इज द डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब इन द रूल्स। अब प्रिस्क्राइब किया रूल नंबर 138 में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ई वे बिल जो है वो जो आपको बनाना है, that is not dependent on whether your activity is a supply or not. आपका एक्टिविटी अगर सप्लाई है तो भी बनाना है, अदर देन सप्लाई है तो भी बनाना है, दोनों केस में आपको बनाना पड़ता है, ओके। कुछ केसेस है जो एग्जाम्प्ट है, हम वो भी देखेंगे। चलो, ओके। पर्सन इन चार्ज टू कैरी समथिंग समथिंग, ओके। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज शैल बी कैरिड, ठीक है। रूल नंबर 138 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो इंसान मूवमेंट ऑफ गुड्स को कॉज कर रहा है, दैट इज हु इज इनिशिएटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, the prime responsibility
belongs to that particular person to issue e-way bill. ओके, जो पर्सन मूवमेंट कर रहा है गुड्स का, ठीक है, अब गुड्स का जो मूवमेंट है उसका वैल्यू कितने के ऊपर होना चाहिए सो दैट ई-वे बिल इज एप्लीकेबल. सो आंसर इज कंसाइनमेंट वैल्यू shall exceed rupees 50,000. Now let us understand what is consignment value. Consignment value is nothing but invoice value, not value of supply. Consignment value will include GST component. Consignment value में GST component आपको ऐड करना है. ओके, सो अगर आप मूवमेंट कर रहे हो एंड आपका इनवॉइस का अमाउंट टोटल 50,000 के ऊपर है, ओके, देन आपको ई-वे बिल बनाना है इन रिलेशन टू सप्लाई और फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग किसी से गुड्स खरीदते हो, ओके, जो सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो वो ई-वे बिल तो नहीं बनाएगा. ओके, देन आपको एज अ रजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल बनाना पड़ेगा. समझ में आया बात? सो ई-वे बिल हैज टू बी इशूड इन केसेस ऑफ सप्लाई और अदर देन सप्लाई. अदर देन सप्लाई मतलब अगर आप किसी गुड्स को जॉब वर्किंग के लिए भेज रहे हैं तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा. ओके, पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आगे मैं बताऊंगा आपको कि जॉब वर्क के केस में आपको जो 50,000 की लिमिट है वो नहीं देखनी है. यू हैव टू इशू ई-वे बिल मैंडेटरीली. समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट नोट्स यहाँ पर लिखे हुए. कंसाइनमेंट वैल्यू मीन्स वैल्यू एज डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 15 दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट. मतलब जीएसटी कंपोनेंट आपको ऐड करना होगा एंड टोटल आपको कंपेयर करना है 50,000 से. अगर 50,000 के ऊपर है, ठीक है, एक्सीड्स, देन ई-वे बिल इज मैंडेटरी फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. अब यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं ना सारी इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं. ओके, ध्यान से सुनना. इंट्रा स्टेट की हम बात नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि इंट्रा स्टेट में हर स्टेट का अलग अलग लिमिट है. महाराष्ट्र का 1 लाख है, यूपी का 2 लाख है, सबका अलग अलग है. जो भी है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है. तो महाराष्ट्र का 1 लाख मेरे को मालूम है, ये पक्का है. आगे का स्टेट्स का मेरे को नहीं मालूम. सो महाराष्ट्र में अगर 1 लाख तक का विद इन द महाराष्ट्र अगर ट्रांजेक्शन है सो 1 लाख तक आपको ई-वे बिल नहीं बनाना. बट अगर आप इंटर स्टेट करते हो तो आपको 50,000 का लिमिट मिलता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इंटर स्टेट में अगर 1 रुपए का भी गुड्स बेचा तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. ई-वे बिल हैज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन योर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स रुपीज 50,000. जो हम 1 रुपए की बात करते हैं ना वो रजिस्ट्रेशन की बात करता है. अगर आपने आपने अगर ट्रांजैक्शन दैट इज कुछ भी चीज अगर इंटरस्टेट बेचा गुड्स तो सेक्शन 24 ट्रिगर होता है. सेक्शन 24 के हिसाब से आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. पर यहाँ पर ई-वे बिल कंपलसरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल योर इनवॉइस वैल्यू एक्सीड्स रुपीज 50,000. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट. व्हेन गुड्स आर सेंट इंटरस्टेट, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ते हैं. व्हेन गुड्स आर सेंट इंटरस्टेट टू अ जॉब वर्कर, the e-way bill shall be generated irrespective